निवास की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता। 19(1) ड अनुच्छेद 19(1) ड के अनुसार भारतीय नागरिक को देश के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह में बसने की स्वतंत्रता है। आपको है, मालूम है आपको कि आप देश के किसी भी क्षेत्र में मकान खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं और रह सकते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप विभिन्न राज्यों के लोग छत्तीसगढ़ में बसे हुए हैं। चाहे वो महाराष्ट्रियन हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे केरलाइट हो, या उड़िया हो, या असमी हो, सिख हो। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के लोग पूरे देश में फैले हुए हैं, मकान बना के रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, स्थायी निवासी हो गए हैं। ये निवास का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्षेत्रीयता की भावना को तोड़ने में। क्षेत्रीयता की भावना बनाम राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने और क्षेत्रीयता की भावना को रोकने के लिए निवास का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्वतंत्रता पर भी राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुछ प्रतिबंध लगाया है। एक ओर हमें पूरी स्वतंत्रता है देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की, दूसरी ओर कुछ अपवाद इसमें भी हैं। कुछ मामलों में हम कहीं भी जाके नहीं बस सकते। यदि हमारे किसी खास क्षेत्र में जाने की, बसने की इच्छा है तो उसके लिए हमें एक अनुमति लेनी होगी राज्य की, कारण बताना होगा, स्पष्ट करना होगा, आदि आदि। यदि हम उदाहरण लें तो जम्मू कश्मीर, आर्टिकल 370 जो काफ़ी चर्चित रहा, इस आर्टिकल के हटने के पूर्व भारत के नागरिकों को कश्मीर में संपत्ति बनाने का अधिकार नहीं था। वहाँ न वे कुछ खरीद सकते थे और न वहाँ के स्थायी निवासी बन सकते थे। लेकिन 370 हटाने के बाद अब यह स्थिति बदल गई है। ऐसे ही भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो सेंसिटिव हैं, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जहाँ निवासी बनने के लिए हमें एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ का यदि स्थायी निवासी बनना है तो हमें अनुमति होगी। दूसरे शब्दों में कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि हमें स्थायी निवासी बनने की या निवासी बनने की पूर्ण स्वतंत्रता है किसी भी क्षेत्र में, इसका भी अपवाद है, खासकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए। ये देखा जाएगा कि कहीं मैं ऐसी जगह तो मकान नहीं बना रहा हूँ जहाँ पे अनुसूचित जाति की बहुलता है और मेरा उद्देश्य क्या है वहाँ जाके रहने का। तो उनके हितों की रक्षा में कहीं मैं हनन तो नहीं कर रहा हूँ, वहाँ का निवासी बनकर कुछ ऐसे मेरे इरादे तो नहीं है जिससे अनुसूचित जाति जनजाति का मैं शोषण करूँ, दुरुपयोग करूँ। तो ये कुछ प्रक्रिया है। पायली के शब्दों में अनुसूचित जाति जनजातियाँ एक पृथक समुदाय हैं, एक अलग तबका है। उनकी अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी संपत्ति संबंधी परंपराएं हैं। बड़े सीधे साधे लोग हैं, लोग पिछड़े हुए हैं और इसीलिए उन लोगों की सुरक्षा और लाभ से वंचित न होने देने के लिए इस क्षेत्र में बसने से पहले संपत्ति को लेकर अनेक प्रतिबंध लगे हुए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के हितों की रक्षा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के जो संपत्ति का जो उनकी परंपरा है वो बड़ी अलग है। संपत्ति को लेकर उस परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, उनकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ये प्रावधान किया गया है कि गैर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग उन क्षेत्रों में बसने का प्रयास करते हुए कहीं उनके अंदरूनी परंपराओं में तो दखल नहीं देंगे।
तो इस प्रकार, और उनके पिछड़ेपन का, उनके अशिक्षित होने का, उनके सरल नागरिक होने का कहीं दुरुपयोग तो नहीं किया जाएगा। तो इसलिए इन लोगों की सुरक्षा और लाभ के लिए सामान्य नागरिकों द्वारा इस क्षेत्र में बसने अथवा संपत्ति खरीदने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो अब ये बात आपको स्पष्ट हो गई कि आखिर कुछ क्षेत्रों में ऐसा प्रतिबंध क्यों लगाया गया। ठीक, अब छठवीं स्वतंत्रता है व्यवसाय की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ बिजनेस, राइट टू फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन। हमें कुछ भी काम करने की स्वतंत्रता है कि नहीं। सरकार ये हम पर बंधन नहीं डाल सकती कि मैं यही काम कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। मैं कोई सा भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र हूँ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(6) हमें इस बात की स्वतंत्रता देता है कि हम अपनी आजीविका के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए कोई भी पेशा, कोई भी रोजगार, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं। सरकार जो है यानी राज्य, वो साधारण व्यक्ति को कोई नौकरी देने के, कोई नौकरी करने के लिए या कोई व्यवसाय करने के लिए हमें बाध्य नहीं कर सकता और नहीं इसमें बाधा डाल सकता, बिल्कुल नहीं। सरकार इसमें कतई बाधा नहीं डाल सकता, दखल नहीं दे सकता। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए मैं पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हूँ। लेकिन यहाँ भी अपवाद हैं। वे क्या हैं? पहला, अनैतिक कारोबार ना हो, अनैतिक, उसमें मॉरल वैल्यूज, गलत तरीके से पैसा इकट्ठा यदि किया जा रहा है तो वह प्रतिबंधित है। तो गैर अनैतिक कारोबार या ऐसे व्यवसाय, उस पर राज्य प्रतिबंध लगा सकती है जो सार्वजनिक हित या सार्वजनिक स्वास्थ्य या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हों। सार्वजनिक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? मैं यहाँ पे फैक्ट्री लगा दूँ जिसमें केमिकल पैदा हो रहा हो शहर के अंदर, कल को उस फैक्ट्री से कुछ गैस रिश्ती है तो आसपास के लोगों को जीवन को खतरा है, वहाँ पे प्रतिबंध लगाती है। आपको याद होगा कि 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से एक बड़ी भयावह घटना हुई। भोपाल गैस ट्रेजेडी में हजारों लोग कुछ ही मिनटों में मर गए और लाखों लोग जीवन भर के लिए पंगु हो गए। घटना केवल ये थी कि कुछ मिनटों के लिए उस फैक्ट्री से, जिसका नाम यूनियन कार्बाइड था, उसकी फैक्ट्री से कुछ गैस रिस गई, गैस रिसाव हुआ और वह गैस पूरे वातावरण में छा गई, जिसको सांस लेते समय, सांस लेने से लोगों के शरीर के अंदर चली गई और एक बार वो गैस अंदर गई तो सांस लेने की तकलीफ से हजारों लोगों की मौत कुछ ही मिनटों में हो गई। ऐसी जो स्थितियां होती हैं ये इसलिए निर्मित होती हैं कि वहाँ पर एक प्रतिबंध संबंधी कानूनों को ठीक से लागू नहीं किया गया। इसीलिए ऐसी घटनाएं ना हो, ये प्रतिबंध लगाए जाते हैं कई बार कि ऐसे मामलों में अनैतिक कारोबार कोई कर रहा हो या अनैतिक तरीके से व्यवसाय कर रहा हो जो जन सुरक्षा को खतरा पहुंचाता हो, सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाता हो, तो इस पर प्रतिबंध। दूसरा, दूसरा प्रतिबंध, किसी भी व्यवसाय या कारोबार के लिए कुछ व्यावसायिक योग्यताएं निर्धारित की जा सकती हैं। हर व्यक्ति को कोई सा भी कार्य करने का अधिकार है, स्वतंत्रता है। क्या इसके मायने ये कि मैं
एक कॉमर्स का विद्यार्थी होने के बाद भी मैं मेडिकल की प्रैक्टिस करूं, दवाइयां बेचूं या लोगों के ऑपरेशन करूं, ये गैर वाजिब है। ऐसी स्थिति में ये अपवाद है कि सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, सरकार ने स्पष्ट किया है कि हमें कुछ भी व्यवसाय कारोबार करने का अधिकार है बशर्ते वह अनैतिक ना हो, लेकिन कुछ खास व्यवसाय या कारोबार के लिए कुछ योग्यताओं को आवश्यक बना दिए जाने का अधिकार सरकार के पास है, जिसमें किसी भी व्यवसाय या कारोबार के लिए कुछ व्यावसायिक योग्यताएं निर्धारित करने का अधिकार सरकार को है। केवल डॉक्टर ही ऑपरेशन कर सकता है। उदाहरण के लिए एक बड़ा स्पष्ट उदाहरण है। ऐसे ही तीसरा अपवाद है, राज्य को स्वयं या किसी सरकारी कंपनी द्वारा किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से लेने का अधिकार है। कई बार ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं जब सरकार के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह किसी निजी कंपनी को अपने हाथ में ले ले। कल्पना करिए एक कंपनी है जिसको एक फैक्ट्री चलाती है। उस फैक्ट्री में 1000 वर्कर काम करते हैं और 200 अधिकारी हैं, यानी 1200 लोग उस फैक्ट्री में काम करते हैं। वो फैक्ट्री का मालिक अचानक किसी कारणों से फैक्ट्री बंद करना चाहता है, चाहे वो विदेश जाना चाह रहा हो या मुनाफा कम हो गया है इसलिए बंद करना चाह रहा है या जो भी कारण हो। अब यदि वो बंद करता है फैक्ट्री को तो 1200 लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। 1200 लोगों का रोजगार समाप्त हो जाएगा, उनके जीवन यापन का जरिया समाप्त हो जाएगा। और ये 1200 लोग जीवन की उस उम्र पे हैं, जीवन के उस दहलीज पर हैं जब वो नई नौकरी नहीं पा सकते। उसमें से बहुत से लोग 40 वर्ष से ऊपर के होंगे, उनका क्या होगा? वो नई स्थान पे नौकरी नहीं पा सकते। तो ऐसी स्थिति में कई बार सरकार विवश होती है कि ऐसी कंपनियों को वो अपने हाथ में ले और उसको चलाए। तो राज्य को स्वयं या किसी सरकारी कंपनी द्वारा किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण या आंशिक रूप से अपने हाथ में लेने का अधिकार है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो फैक्ट्री मालिक हैं या उस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं वो कुछ गलत काम कर रहे हैं और संभावना है कि जैसे बैंकिंग में कोई एक परिवार एक बैंक चला रहा है और बैंक चलाते हुए उसने लाखों रुपए लोगों से इकट्ठे कर लिए हैं और अब शायद उनके इरादे नेक नहीं हैं। ऐसी स्थिति में सरकार चाहे तो उस बैंक को अपने हाथ में ले सकती है, निजी हाथों से ले हटाकर अपने हाथ में, ताकि ये सुनिश्चित हो कि उस बैंक में जनता के उस वर्ग, जनता ने जो पैसा लगाया है वह सुरक्षित रहे। जनता की भलाई के लिए वो ऐसा कर सकती है, अन्यथा नहीं। जनता की चिंता को ध्यान में रखते हुए कई बार फैक्ट्रियों को, व्यवसाय को अपने हाथ में ले लेती है। आपातकाल एक बड़ी विशेष स्थिति है। आपातकाल कब घोषित होता है? किसे कहते हैं आपातकाल? इमरजेंसी। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जब लागू हो तब बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए, बिना कानून व्यवस्था को ठोक पहुंचाए, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके, यही इसके मायने हैं। मैंने रूस की उस महिला का जिक्र किया था जो बीच सड़क में सब्जी भाजी लेके जा रही थी और स्वतंत्रता का उदाहरण देते हुए स्वतंत्रता के नाम पर वो बीच सड़क पे चल रही थी। इससे दूसरे के स्वतंत्रता में हनन हो रहा था, दूसरे के स्वतंत्रता को नुकसान हो रहा था, कानून व्यवस्था की स्थिति में भी बाधक बन रही थी और दूसरे व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले पा रहे थे। तो इसलिए ज़रूरी है कि स्वतंत्रता किसी अन्य को बिना नुकसान पहुंचाए
स्वतंत्रता के अधिकार का आनंद लिया जाए। स्वतंत्रता का अर्थ चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता से है। हमें किस बात की स्वतंत्रता है? सोचने की स्वतंत्रता, व्यक्त करने की स्वतंत्रता और कार्य करने की स्वतंत्रता। ये तीन चीज़ों में हमें स्वतंत्रता है। ऑफ कोर्स इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, दायरे हैं। यहाँ पे एक मैं बात करूँगा, आपने सुना होगा मानहानि। मानहानि क्या है? कई लोग मानहानि का दावा करके कोर्ट में जाते हैं और जिस व्यक्ति ने या जिस संस्था ने उस व्यक्ति पर कुछ आरोप लगाए हैं, जो आरोप उसकी नज़र में गलत हैं, तो वो मानहानि का दावा करता है। और कुछ व्यक्ति जहां 50,000, 1 लाख, 2 लाख के मानहानि का दावा करते हैं, कुछ लोग 100 करोड़, 200 करोड़ की मानहानि का दावा करते हैं। ये क्या है? किसी व्यक्ति जब स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करते हुए कोई व्यक्ति किसी पर कुछ भी मनगढ़ंत आरोप लगाने लगे, तो उस आरोपों के कारण उस व्यक्ति के सम्मान में ठेस पहुंचती है। और यदि वह व्यक्ति इस बात के प्रति यदि वह व्यक्ति मानता है कि उस पर लगा आरोप पूरी तरह गलत है, मिथ्या है, तो वह अपने प्रतिष्ठा की कीमत मांगते हुए कोर्ट में जाता है। इसे कहते हैं मानहानि। और यदि ये बात साबित हो जाती कोर्ट में कि आरोप गलत हैं, तो जितने पैसे का आरोप मानहानि का इसने लगाया था, उतने पैसे आरोप लगाने वाली पार्टी को देना होता है, के द्वारा इस व्यक्ति को देना होता है। अन्यथा पब्लिक माफ़ी मांगनी होती, पब्लिक माफ़ीनामा मांगना होता है। जब स्वतंत्रता की बात होती है तो कार्य, चिंतन और अभिव्यक्ति के अलावा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है, जो मैंने बताया अनुच्छेद 21 में है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी को भी अधिकार नहीं है वह कि किसी की जान ले ले, किसी को भी अधिकार नहीं है कि वह उस व्यक्ति का जीवन ले ले, किसी को भी अधिकार नहीं कि उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बाधा पहुंचाए। इसमें प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया है, बल्कि मानवीय सम्मान और उससे जुड़े हुए पहलुओं को भी देखा गया है। प्राण का अधिकार, जो जान है अंदर, उसका अधिकार शारीरिक बंधन से नहीं केवल, उसका अधिकार मानवीय सम्मान से है। मौलिक अधिकार को हम इस रूप में भी दिखा सकते हैं जिसमें मौलिक अधिकार केंद्र बिंदु में होते हुए पहला जो उसका पहलू है वो जानने का, वो ये है कि सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए शक्ति जो है वो न्यायपालिका के पास है। सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति न्यायपालिका के पास ये बहुत बड़ा दारोमदार है। दूसरा पहलू मौलिक अधिकार का, गारंटी जो है मौलिक अधिकार की, वो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं है, किसी पद के आधार पे नहीं है, किसी पदासीन व्यक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि संवैधानिक गारंटी है। संविधान के द्वारा हमें ये अधिकार दिए गए हैं, किसी के द्वारा नहीं, किसी अन्य के द्वारा नहीं, संविधान द्वारा, जो सर्वोच्च है। तीसरा पहलू, ये असीमित नहीं है, इन पर कुछ सीमाएं हैं, ये निरंकुश नहीं होते। संवैधानिक अधिकार जो मौलिक अधिकार हैं, ये निरंकुश या असीमित नहीं हैं, इनकी कुछ अपनी सीमाएं हैं। चौथा पहलू जो हमने देखा वो था कि गारंटी जहां संविधान के द्वारा है, वहीं सुरक्षा भी संविधान के द्वारा है।
संविधान ये गारंटी देता है कि देश के हर नागरिक को अपने आप नागरिक होने पर ये प्रावधान मिलेंगे, ये सुविधाएं मिलेंगी, ये अधिकार मिलेंगे। साथ ही संविधान अपने आप इस बात को सुनिश्चित करता है कि इसकी सुरक्षा भी संविधान ही करेगा, संविधान के द्वारा ही है। अगला पहलू, कानूनी अधिकारों से ये अलग हैं। संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार अलग अलग होते हैं। कानूनी अधिकार समय के साथ, जगह के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार बदलते रहते हैं, लेकिन मूल अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार नहीं। उदाहरण के लिए विवाह का अधिकार है, समय के साथ साथ विवाह के उम्र के बदलती रही है। हमें स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि जब चौक पर, किसी सड़क के चौराहे पर रेड सिग्नल हो तो स्वतंत्रता के अधिकार का दुरुपयोग करते हुए हम सिग्नल पार करके चले जाएं। वो कानूनी प्रावधान है कि हमें वहाँ रुकना है। तो इस प्रकार कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकारों में अंतर है। जो कानूनी अधिकार हैं वे साधारण कानून होते हैं, सामान्य कानून है। समय, क्षेत्र, औचित्य, स्थान, इसके मद्देनज़र ये बदलते रहते हैं। और ये जो कानूनी अधिकार हैं इनको बदला जा सकता है संसद के द्वारा, लेकिन संवैधानिक मौलिक अधिकार नहीं बदले जा सकते। मौलिक अधिकार संवैधानिक प्रावधान है, इस संसद इन्हें बदल नहीं सकता। और यदि बदलने की कुछ प्रक्रिया है तो बड़ी लंबी है। एक संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, संपत्ति का अधिकार, एक संशोधन के तहत, जिसके बारे में हमने बहुत चर्चा की है। तो आपको ये जानना है कि कानूनी अधिकार संसद के द्वारा बदले जा सकते हैं। और अंतिम पहलू, संविधान संशोधन से ही मौलिक अधिकार में परिवर्तन हो सकता है। साधारण कानून तो संसद के द्वारा हो जाता है, लेकिन मौलिक अधिकार जो हैं वो संविधान संशोधन के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को कौन से संशोधन से हटाया गया? 44वें संशोधन से। 1979 के 44वें संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो इस प्रकार मौलिक अधिकार का संक्षिप्त में कुछ ऐसा खाका बनता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आपातकाल वह काल है जब किसी ढंग की आपदा हो, किसी तरह की विपदा हो, और ये आपदा और विपदा इस स्तर पर हो, इस स्केल पर हो कि सरकार के लिए आवश्यक हो जाता है कि उस क्षेत्र में जहाँ ये आपदा है, उस क्षेत्र में सामान्य स्थिति को लाने के लिए वह हमारे कुछ अधिकारों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दे। आप समझने की कोशिश करेंगे, आपातकाल में सरकार को ये अधिकार है कि वह नागरिकों के कुछ अधिकारों को स्थगित कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है उस काल के लिए जब तक कि आपातकाल घोषित है, और आपातकाल के हटने के बाद नागरिकों को समस्त अधिकार वापस मिल जाते हैं। जैसा मैंने बताया, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और कभी कुछ अन्य बहुत ज़्यादा आपदा की स्थिति यदि पैदा हो तो ये प्रावधान सरकार लागू करती है और इसके तहत हमारे कुछ अधिकार ले लिए जाते हैं। जब ये अधिकार लिए जाते हैं तो हमें आपातकाल के समय सरकार द्वारा लिए गए अधिकारों के विरोध में न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे अधिकार हमारे सक्षम रूप से लागू इसलिए होते हैं
क्योंकि एक संवैधानिक प्रावधान है कि किसी भी स्थिति में यदि हमें अधिकार से वंचित किया जाए तो हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो इस न्यायालय का भय इस बात को सुनिश्चित करता है कि सरकार हमें हमारे अधिकारों से वंचित ना करे आपातकाल की स्थिति को छोड़कर। जैसे ही आपातकाल घोषणा समाप्त होती है सभी स्वतंत्रताएं वापस मिल जाती हैं, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए अधिकार आपातकाल में स्थगित नहीं किए जा सकते। ये एक अपवाद है। सरकार स्वतंत्रता के अधिकार के तहत कुछ अनुच्छेदों के अधिकार ले सकती है, कुछ अनुच्छेदों के अधिकारों को स्थगित कर सकती है, लेकिन 20 और 21 उसमें जो अधिकार दिए हैं उसे वह स्थगित नहीं कर सकती। आखिर क्या है?